नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। जमीन से 24,000 फीट ऊपर जहां आम इंसान 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, जहां खड़े खड़े इंसान की धड़कन रुक जाती है, उस खौफनाक माहौल में भी इंडियन आर्मी के जवान मुल्क की 24 घंटे हिफाजत करते हैं। कितना मुश्किल होता है उस ऊंचाई पर बिना ऑक्सीजन के जीना और कैसे वहां पल पल जिंदगी दांव पर लगी रहती है, जानने के लिए देखते हैं पराक्रम। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से सियाचिन, हिमालय का वो दुर्गम हिस्सा जहां जारी रहता है जिंदगी और मौत के बीच कभी न थमने वाला संघर्ष। -70 डिग्री में जहां सिर्फ बर्फीली हवा का एक झोंका भी किसी की जान दे सकता है, जहां सैकड़ों फीट मोटी बर्फ की चादर के बीच जिंदगी की लौ कभी भी बुझ सकती है। वही है दुनिया का सबसे ऊंचा जंग का मैदान, जिसे कहते हैं सियाचिन। ये दुनिया का सबसे दुर्गम, सबसे खतरनाक युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर। कहते हैं आम इंसान यहाँ 1 घंटे भी जिंदा नहीं रह सकता। 24,000 फीट की इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन सिर्फ 10% होती है, जिससे दिल की धड़कन करीब 8 गुना तक बढ़कर हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। ये जानलेवा सियाचिन भी अगर किसी के हौसले का कायल है तो वो है हिंदुस्तानी फौज। लेकिन युद्ध के सबसे ऊंचे मैदान तक पहुंचना आसान नहीं होता, इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ग्लेशियर सेफ्टी की सबसे महत्वपूर्ण चीज या फिर सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है रोपिंग। जी हाँ, करीबन 3 से 4 जो लोग हैं वो एक रोप से बंधे होते हैं और जब ग्लेशियर पे आप लोग चढ़ रहे होते हैं तो आपको ये बहुत ध्यान देना होता है कि अपनी सेफ्टी का, जी हाँ, अगर आप सेफ्टी में कहीं भी चूक करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे साथ आपको नजर आएगा कि 3 से 4 लोगों की जो टीम है, हमारे साथ इंस्ट्रक्टर है यशपाल जी। यशपाल जी, अगर मैं देखूं यहाँ पर रोपिंग को लेकर खासतौर पर क्या एहतियात बरतनी पड़ती है और खासतौर पर क्या कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है? सबसे पहले जब हमारी पार्टी ग्लेशियर एरिया में इंडक्ट होती है तो यहाँ पे सबसे पहले इनको रॉप की बांट सिखाई जाती है कि किस प्रकार से आपने रॉप की बांट होनी चाहिए। हमेशा जो है एक 45 मीटर का जो रॉप होता है उसको बांट किया जाता है। उसके बीच में उनके पास जो रॉप होता है वो 11 मीटर का जो उनके पास क्या होता है स्लैग होता है और 11 मीटर का एक्टिव रॉप और 10 मीटर का उनके पास। युद्ध के सबसे ऊंचे मैदान में खतरा सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि चालाक चीन से भी है, क्योंकि दोनों से सटी सीमा करीब 814 किलोमीटर लंबी है। माना जाता है कि आगे अगर लड़ाई हुई तो वो 2 फ्रंट वॉर होगी। 2 फ्रंट वॉर यानी भारत के साथ चीन और पाकिस्तान दोनों मुकाबला करने के लिए आमने सामने खड़े हैं और लगातार इन दोनों की यही स्ट्रेटेजी है कि भारत को कहीं ना कहीं घेरने की। अगर आप देखें तो भारत का जो महत्वपूर्ण अगर बात करें जो माउंटेन जो बाउंड्रीज है वो करीबन 814 किलोमीटर से ज्यादा की है, यानी 800 से ज्यादा जो किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो इन दुर्गम रास्तों पर है, जिसमें सियाचिन जैसे सबसे खतरनाक ग्लेशियर भी आते हैं। और ये खतरनाक इसलिए क्योंकि 70% का जो भाग है ग्लेशियर्स का वो भारत की तरफ आता है और 30% ही पाकिस्तान की तरफ, यानी भारत के लिए इन मुश्किल पहाड़ियों पर रह पाना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हमारी सेना लगातार इन दुर्गम पहाड़ियों पर 24 घंटे और पूरे साल भर बनी रहती है। 24,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना सबसे मुश्किल काम होता है। इसके लिए खास उपकरणों की जरूरत होती है। इनका इस्तेमाल ढलान के मुताबिक किया जाता है ताकि जवान को किसी तरह की दिक्कत न हो। अगर हम यहाँ पर देखें हॉर्स में एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग जो होती है वो इन्हीं ग्लेशियर्स पर चढ़ने की होती है कि कैसे बिना आपको न सिर्फ चढ़ना है बल्कि अपने एक ऐसा रास्ता भी तैयार करना है ताकि आपके जो पीछे के साथी हैं वो आराम से आ सके। हमारे साथ इंस्ट्रक्टर हैं। सर, अगर मैं आपसे जानूं कि मातो साहब की क्या क्या चीजें होती हैं जिनका महत्वपूर्ण ध्यान रखना और क्या स्ट्रैटेजिक्स होते हैं, क्या फिर क्या स्ट्रैटेजी होती है इसमें? हमें बर्फीले इलाके में ऑपरेट करने के लिए एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है। जैसे कि आइस वॉल को क्लाइम करने के लिए 25 डिग्री तक की वॉल को क्लाइम करने के लिए
की टेक्निक से हम उसको क्लाइम करते हैं। 25 डिग्री से 45 डिग्री तक के वॉल को क्लाइम करने के लिए हम 2 पिटोन की द्वारा क्लाइम करते हैं। 46 डिग्री से 65 डिग्री तक की वॉल को क्लाइम करने के लिए हमें 3 पॉइंट अगर आप देखें ऊपर तो आपको नजर आएगा कि ये 2.2 यानी जब दो आपके कदम सिर्फ यानी आपके दोनों कदमों के मदद से ही आप लोग उसको क्लाइम कर सकते हैं, तब इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसे कहते हैं 2.2, यानी जब आपके दोनों पैरों का इस्तेमाल बराबरी से किया जाता है। या अगर आप इनके हाथ में देखें, जब इसका इस्तेमाल किया जाता है आपके दोनों कदमों के साथ, यानी जो आपने जो स्पेशल शूज ये पहने होते हैं क्लाइम के लिए, और जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तब ये होता है 2.3, यानी आपके एक इक्विपमेंट बढ़ जाता है। और जब आपके दोनों हाथों में यही इक्विपमेंट होता है तब इसको कहते हैं 2.4, यानी जब आपको दोनों तरफ से मदद चाहिए होती है, यानी जब आप बिल्कुल खड़ी उसके ऊपर है, ग्लेशियर के ऊपर, या फिर आप जब चढ़ रहे हैं तब आपको उसका इस्तेमाल करना होता है। हौज के अंदर खासतौर पर इस ट्रेनिंग को ये दिखाया जाता है कि कैसे ना सिर्फ आपको इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में चढ़ना है, बने रहना है, बल्कि उन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करना है जो आपके चढ़ने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बीस फीट मोटी बर्फ की चादर को रौंदते हुए 24,000 फीट की ऊंचाई पर पेट्रोलिंग आसान नहीं होती। उन हालातों में जिंदा रहने के लिए जवानों को खास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। वो ट्रेनिंग जिसमें इन जवानों को सिखाया जाता है कि मौत के साए में रहकर भी जिया कैसे जाता है। ट्रेनिंग के दौरान भारतीय जवानों को ऐसे हालात से निपटना बखूबी सिखाया जाता है। हालांकि इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, क्योंकि मैदानी इलाके से आने वाले किसी भी जवान के लिए बिना ट्रेनिंग यहाँ कुछ वक्त तक ठहरना भी करीब करीब मुश्किल होता है। किसी भी सोल्जर के लिए, किसी भी जवान के लिए जब वो एक प्लेन एरिया से आता है और जब इतने हाई एल्टीट्यूड्स में आता है तो अपने आप को किस तरीके से ढालना होता है, ये बहुत जरूरी होता है। और उसके अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस आते हैं, हमारे साथ मेजर शाली हैं, इनसे जानते हैं। सर, आप अभी जहाँ से आ रहे हैं, आप प्लेन एरिया से और बिल्कुल यहाँ जाना पा, आपकी जो क्षमताएं हैं उसमें कितना चेंज आता है, और खासतौर पर इतने हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ग्लेशियर्स के ऊपर काम करना कितना मुश्किल होता है? बहुत ही ज्यादा चेंजेस है। जैसे कि हम प्लेन एरिया से, जैसे पहाड़ी इलाके में पहले हफ्ते में आया था, उस टाइम चलने में भी आपका सांस फूल जाता है। उसके बाद ग्रेजुअल और सिस्टमैटिक और साइंटिफिक ट्रेनिंग की वजह से हमारा फिजिकल कैपेबिलिटी, इवन मेंटल कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। और जैसे वेट लेने का कैपेसिटी है, इनिशियली खुद का वेट कैरी करने में दिक्कत होती है, उसके बाद ग्रेजुअली जैसे 5 kg, 10 kg अप टिल 20 kg तक एक जवान ऑब्लिक ऑफिसर ट्रेंड हो जाता है कैरी करने के लिए। चारों तरफ इलाके में फैली बर्फ की चादर में जवान किसी भी वक्त फंस जाते हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे गहरे गड्ढे कहां मिल जाएं, समझ पाना नामुमकिन होता है। और ऐसे ही गड्ढे में इसी साल फरवरी महीने में 10 भारतीय जवान फंस गए थे। फरवरी 2016 सियाचिन के सोनम पोस्ट के पास आए एक एवलांच में करीबन 10 भारतीय जवान शहीद हो गए, जिसमें लांस नायक हनुमंतप्पा भी थे। हालांकि उस समय बताया जाता है कि हनुमंतप्पा कई दिन तक सस्टेन करते रहे, उस समय फंसे रहे, लेकिन जो चीजें होती हैं ग्लेशियर पे, जो खतरनाक चीजें होती हैं, वो हम आपको बताएं कि इस तरीके से अगर आप नीचे देखें तो ऐसे ही कई गड्ढे या फिर कुछ ऐसे बन जाते हैं जो अक्सर आपको पता नहीं लगते, और जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं तो अक्सर इन्हीं गड्ढों में या फिर इन जगहों में आप फंस जाते हैं। हमारे साथ कैप्टन अंकित भी है। अंकित उस स्टडी टीम के हिस्सा थे जो उस समय इस पूरे जो एवलांच आया था उस समय सियाचिन में उसको स्टडी करने के लिए वहां गए थे। अगर मैं अंकित आपसे पूछूं तो क्या कुछ चीजें होती हैं जब ऐसे ग्लेशियर्स पे आप चढ़ रहे होते हैं, या फिर खासतौर पर जब फंस जाते हैं तो किन चीजों का ख्याल रखना होता है? जनरली जब हम हाई ऑल्टीट्यूड के इलाके को लेते हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका 3 मेन भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहले सबसे नीचे स्तर के ऊपर, सबसे नीचे हाइट के ऊपर रॉक बाउंडेड एरिया होता है, जहां पर जनरली हमें रॉक क्राफ्ट का ट्रेनिंग पाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आता है स्नो बाउंड एरिया, जिसमें सॉफ्ट स्नो भरा रहता है, और जनरली उस इलाके को कवर करने के लिए हम स्कीइंग का ट्रेनिंग कराते हैं और साथ में सॉफ्ट स्नो ट्रेनिंग भी कराते हैं। उसके बाद आता है ग्लेशिएटेड टेरेन, जहां पर हमें आइस वॉल्स का सामना करना पड़ता है। ग्लेशियर पे मार्च करते हुए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है क्रेवास को पार करना।
ऐसा नहीं है कि इस युद्ध क्षेत्र में पहुंचना ही मुश्किल होता है, बल्कि ऊपर युद्ध क्षेत्र से नीचे उतरना उससे कहीं ज्यादा मुश्किलों भरा होता है, क्योंकि फिसलन रास्ते को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। ग्लेशियर्स में जितना ऊपर चढ़ना दिक्कत वाला होता है या फिर मुसीबत भरा होता है, उससे कहीं ज्यादा होता है नीचे उतरना। यह नीचे उतरना जरूर इसलिए क्योंकि जब आप नीचे उतर रहे होते हैं तो स्लोप होता है, और दूसरी चीज ये कि फिसलन होती है। और जब ऐसे मौसम में खासतौर पर जब धूप निकल आए या फिर जब पिघलने लगता है बर्फ, तो उसमें दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे में किस तरीके से आपको नीचे उतरना होता है, ये बहुत दिक्कत है। हालांकि ये जो एक्स होता है, जो जिसकी मदद से, क्योंकि जब अगर आप नीचे गिर रहे हो या फिर आप जब नीचे जा रहे हो तो ये आपकी मदद इस तरीके से करता है। जी हाँ, जब ये बिल्कुल बेस में ऐसे जम जाता है और आपको दोबारा से नीचे उतरने में मदद मिलती है। हम सर से जानते हैं, सर अगर मैं बात करूं कि जब आप नीचे उतरते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस आता है या फिर क्या चेंजेस आपको लाने होते हैं, क्योंकि जब नीचे उतरते हैं तो खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। हमें सबसे पहले एक बेस तैयार करना पड़ता है, और उसके बाद हमारे जो मेंबर होते हैं उनको हम रैपलिंग के द्वारा नीचे डाउन करते हैं, क्योंकि जितना ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, उतना ही जो है इस इलाके में डाउन होना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए हमें सबसे पहले बेस तैयार करेंगे और उस दौरान हम जो है रैपलिंग की मदद से उनको नीचे डाउन करेंगे। पराक्रम में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भारतीय फौज का पराक्रम। दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र में इंडियन आर्मी करीब 17 साल पहले अपना दमखम दिखा चुकी है, जब दुश्मन देश की सेना को कदम पीछे खींचने पड़े थे। और आज भी उस युद्ध क्षेत्र में हमारे 10,000 जवान बुलंद हौसलों के साथ जमे हुए हैं। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने इलाके से नापाक मंसूबों को पूरा करने की नाकाम कोशिश की थी। तब इन्हीं भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। 1999 का कारगिल युद्ध, जी हाँ, ऐसे ही दुर्गम चोटियों पर हमारा जो दुश्मन था वो बैठा हुआ था और उसका मकसद था नेशनल जो हाईवे है, श्रीनगर हाईवे, नेशनल 1 हाईवे, उसको कैप्चर कर लेना और भारतीय फौज को, श्रीनगर को खासतौर पर पूरी तरीके से कट ऑफ कर देना। जी हाँ, उस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय फौज के लिए आई थी कि कैसे एक साजिश रचते हुए पाकिस्तान ने ऐसे ही दुर्गम पहाड़ियों पर कैप्चरिंग कर ली थी, टाइगर हिल और दूसरी, और उसके बाद ऐसे ही जो चीजें थी उन पर वो लगातार श्रीनगर हाईवे को हमला करता रहा था। लेकिन हौस का महत्व सबसे ज्यादा ऐसे ही स्थितियों में होता है। जी हाँ, जब आपका दुश्मन जो है ऐसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में बैठ जाता है, तब हौस जैसी जो टीम होती है, जो प्रशिक्षित, जो एक स्पेशलाइज्ड टीम जो होती है इन लोगों की, वो वहां जाती है। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के दौरान भी इन्हीं टीमों ने, हौस से प्रशिक्षित जो ट्रेन जो टीम थी, इन्हीं लोगों ने ऊपर जाने के बाद आर्मी के लिए कई ऐसे रास्ते खोले थे, खासतौर पर जिनकी वजह से आर्मी थोड़ा सा ऊपर जा पाई, ऊपर जाके अपनी टेक्टिकल पोजीशन एक उसने मजबूत कर पाई, क्योंकि ऐसे रास्तों में चढ़ पाना, सस्टेन कर पाना और वहां पे तैयारी कर पाना बेहद मुश्किल होता है। तो मान के चलिए अगर कारगिल युद्ध जैसा कभी मंजर हो या फिर कारगिल युद्ध जैसी कोई दुर्गम स्थिति हो, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हौस का रहना। सुमित चौधरी, सियाचिन, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे भारतीय फौज के एक और पराक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।